नमस्ते और बोधी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। तो हम आज के बोधी न्यूज का एब्सोल्युटली रिन्यूड वर्जन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं संदीप मानुधने आपको बता दूं कि बोधी न्यूज सेवा अल्टीमेटली बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स अम्ब्रेला के तहत ऑपरेट करती है। द रेंज ऑफ सर्विसेज वी ऑफर इन आवर नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन. You can access all of them on www.bodhibooster.com. Our open beta portal is free forever. If you are interested in deeper and more intense learning resources, you can decide to enroll for our premium Bodhi Booster section, premium.bodhibooster.com, जिसमें और बेहद गहरे एनालिटिकल एडिटोरियल एनालिसिस सेशन बोधि प्रबोधन उपलब्ध हैं। ध्यान रहे, ये सारी सेवाएं आपको समानांतर हिंदी में भी उपलब्ध हैं। बोधी बूस्टर ज्ञान पोर्टल में सभी सेवाएं हैं, hindi.bodhibooster.com। तो आइए तेजी से आज शुरू करते हैं आज का बोधी न्यूज इशू। बोधी न्यूज इज अ प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग सर्विस, संक्षिप्त व सारगर्भित, जिसे आप news.bodhibooster.com पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 5 times a week we offer super rich contents absolutely free. First, we offer you quick news analysis, which is this video content that you're observing right now. समाचार विश्लेषण का वीडियो हम हफ्ते में 5 बार आप तक लाते हैं। साथ ही आपको 5 दिन मिलते हैं मुख्य समाचार की हाइलाइट्स या हेडलाइंस। उसके बाद आपको मिलते हैं डे फैक्ट्स। हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक किसी एक विषय पर हम आपको 10 महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। ऑल दीज जनरल नॉलेज फैक्ट्स विल हेल्प यू इंप्रूव योर ओवरऑल नॉलेज एंड योर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। फोर्थ, एक बड़ा ही विशेष एस्पेक्ट हमारी बोधी न्यूज सेवा का है, वोकैबुलरी वर्ड्स। जो न्यूज़ आइटम्स हम क्विक एनालिसिस आज प्रस्तुत करेंगे, उनमें से 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, उनके अर्थ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हम आपको बताएंगे। तो यदि आप लगातार हमारे साथ इस सेवा में जुड़े रहे तो 1 साल में तो आपके पास हजारों शब्दों के अर्थों का और उनका कंटेक्चुअल यूजेज का पूरा संग्रह इकट्ठा हो जाएगा। एंड डेफिनेटली वी ऑफर अ डाउनलोडेबल PDF, जिसे आप news.bodhibooster.com पर डेट वाइज अरेंज हमारी पोस्ट में से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें डाउनलोडेबल PDF में अवेलेबल हो जाएंगी। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू नाउ बिगिन द क्विक न्यूज एनालिसिस फॉर द डे, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सुपर रिच कंटेंट लिस्ट दैट यू सी ऑफर्ड 5 times a week. आज सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। बहुत सारे अच्छे अखबार भारत में और विश्व भर में छपते हैं, हमारा ज्यादातर फोकस भारत पर ही होगा। Of the very good newspapers which are published in India, we will keep rotating across newspapers. हम किसी भी एक अखबार को प्रमुख स्थान नहीं देंगे। हम अलग अलग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सबसे प्रमुख एडिटोरियल संपादकीय लेख लेकर आएंगे और उस पर आपको क्विक पॉइंट वाइज डिटेलिंग, जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, देते चलेंगे। किसी भी एक अखबार पर पूरी तरह से रिलाय होकर अपनी ओपिनियन फॉर्मेशन कभी नहीं करनी चाहिए। रिमेंबर, यू शुड नेवर रिलाई ऑन जस्ट any single newspaper as far as your opinion formation and knowledge gathering is concerned. The risks are pretty obvious. Individual newspapers may have a certain leaning and you may be subconsciously shaped into their thinking, which is not what you should be aiming at. आपको चाहिए कि आप एक पूरी तरह से निष्पक्ष, न्यूट्रल और निरपेक्ष भाव से समाचार को देखें, अलग अलग ऑथर्स के विचारों को सुनें और फिर अपनी एक स्वतंत्र ओपिनियन बनाएं। यदि आप ऐसा करने में चूक जाते हैं तो एज आई सेड, यू वुड बी सबकॉन्शियसली shaped by a particular newspaper, which is a very dangerous thing in the long run. Okay? तो आज हम सबसे पहले द हिंदू के इस अंक से 4 महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स लेंगे और आपको क्विक एनालिसिस बताएंगे। ध्यान रहे, कुल मिलाकर आपको हम 5 अलग अलग चीजें आज देने वाले हैं, जो आप हमारी वेबसाइट news.bodhibooster से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी।
अर्थात अनिश्चितता का सिद्धांत। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड द मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी विल रिक्वायर मच मोर इमेजिनेशन देन द शॉक एंड ऑल टैक्टिक्स ऑफ द पास्ट 2.5 years। तो पूरी तरह से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाता हुआ ये एक आर्टिकल है जो कि हिंदू की एक स्पेशलिटी सी बन गई है। हर काम जो वर्तमान सरकार कर रही है उसमें गलतियां निकालना इनका एक शगल सा बन गया है। हो सकता है ये लोग सही हो, हमें तो इनकी सुननी है और उस हिसाब से काम के बिंदु निकालने हैं। हो सकता है ये गलत भी हो, देखते हैं। ऑथर ये कह रही हैं यहां पे, इससे पहले कि मैं सातों पॉइंट्स आपके साथ क्विकली डिस्कस करूं, ये सभी आपको पीडीएफ में मिलेंगे और हाथों से लिख के आप अलग से तैयारी अवश्य कीजिएगा। एक बहुत तेजी से बदलती दुनिया में मोदी सरकार की विदेश नीति को ज्यादा कल्पनाशीलता की आवश्यकता होगी बजाय शॉक एंड ऑर टैक्टिक्स। शॉक एंड ऑर टैक्टिक्स क्या होती है कि अचानक से बड़े निर्णय लेके सामने वाले को अचंभे में डालना। तो ये बेसिक थीम है। देखिए 7 बिंदु क्या है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको किसी भी एग्जाम में काम आएगा एज अ प्रोफेशनल और इवन अ होम मेकर, आपके जीके को बहुत अच्छे से ये बढ़ा सकता है। Modi doctrine is the formal recognition by the US to the foreign policy adopted by India since May 2014, which is actually the Modi era. मोदी सिद्धांत क्या है? मई 2014 से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को मोदी सिद्धांत को अमेरिका द्वारा दी गई मान्यता है। दूसरा, द न्यू सिम्फनी इन प्ले इज इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्डिंग एन इंटरनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप इन एशिया, प्लेइंग अ बिग रोल इन साउथ एशिया एंड टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नए स्वर प्रचलित हो रहे हैं, इसका अर्थ है न्यू सिम्फनी इन प्ले, जिसका अर्थ है एशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भागीदारी का निर्माण, इंटरनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप। हमेशा ध्यान रखें, भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। यह भारत की सबसे बड़ी सामरिक ताकत है क्योंकि हम उस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश हैं। और कुछ भी हो जाए, भारत को अपना प्रभुत्व इंडियन ओशन रीजन में कम नहीं होने देना है, नहीं तो अगले 10, 20, 30 सालों में हमारा सारा सामरिक एज ही खत्म हो जाएगा। कॉमा, प्लेइंग अ बिग रोल इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने का एक प्रयास मोदी सरकार द्वारा है। एंड टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और सीमा पर आतंकवाद पर कठोर रुख अपनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। तो ऑथर यह कह रही हैं कि इस तरह से मोदी सरकार ने किया है। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी ओपिनियन मांगे तो मैं कहूंगा मुझे इन तीनों में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। इनफैक्ट, टू नॉट having done these things or to not be very strong on these three could put India on a back foot from which it may never be able to recover. Anyway, point 3, the shift from non-alignment to a US partnership began during the tenure of Shri Atal Bihari Vajpayee, went forward with the Gujarat doctrine of SAARC minus Pakistan and is being continued ever since. तो दरअसल ऐसा नहीं है कि मोदी जी पे ही पूरा ब्लेम डाला जा रहा है। वो कह रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट, जो कि आपको पता है नेहरू के समय से नेहरू हो गए, जोसेफ ब्रॉस टीटो हो गए और अन्य बड़े बड़े नेताओं ने साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ा किया था ताकि अमेरिका और रूस दोनों के बीच में पिस न जाए। तो तीसरे विश्व के विकासशील देशों ने अपना खुद का गुट बनाया था और ये काफी पुराना है लेकिन अब पूरी तरह से लगभग अस्तित्व विहीन हो चुका है। द शिफ्ट फ्रॉम अ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी टू अ यूएस पार्टनरशिप, तो इस तरह से अमेरिकी भागीदारी की शुरुआत भारत के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कार्यकाल से शुरू हुई थी, जो पाकिस्तान के बिना दक्षेस यानी साक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन विदाउट पाकिस्तान का गुजराल सिद्धांत जो था उसमें वो जारी रही और उसके बाद से ये लगातार चलती रही है। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। हिज 5-point फॉरेन पॉलिसी हैड डोमेस्टिक डेवलपमेंट एज द टॉप मोस्ट एजेंडा। 5 बिंदुओं की विदेश नीति में घरेलू विकास को मनमोहन सिंह ने शीर्ष पे रखा था। मोदीज आउट ऑफ द बॉक्स फॉरेन पॉलिसी हैड अ शॉक एंड ऑ कैरेक्टर व्हिच हैज सरप्राइज्ड ऑल। मोदी की लीक से हटकर विदेश नीति में सदमे और विस्मय का स्वरूप है जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया है। अब थोड़ा सा हम मजाकिया भी हो जाए, of course, it has definitely shocked India's left-leaning ultra-liberals who find a very prominent place in the Hindu newspaper. तो ये सिर्फ मजाक था भैया, सारे लिबरल इलिबरल होके मेरा क्रिटिसिज्म मत करने लगना। तो ऑथर ये कहती हैं कि मोदी जी की लीक से हटकर विदेश नीति में सदमे और विस्मय का स्वरूप है जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया है। ये एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि कई लोगों को इसने बहुत प्रसन्न भी किया है। हालांकि भारत के डोमेस्टिक चैलेंजेस इतने गहरे हैं कि अभी उनसे भी पार पाना बाकी है। 6th point, मोदीज डॉक्ट्रिन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज बीन मोस्ट प्रोनाउंस्ड विद पाकिस्तान। मोदी जी की अनिश्चितता का जो पूरा एक सिद्धांत है पाकिस्तान के प्रति सर्वाधिक मुखर रहा है। होगा ही क्योंकि हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ही पाकिस्तान है। विच सिग्नल्स अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी व्हेन ही मेड 3 announcement। और
ऑथर इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गई? क्योंकि मोदी जी ने 3 काम किए। सबसे पहले बलूचिस्तान पर नीति, बलूचिस्तान पर भारत की नीति। देखिए, आप अगर तारिक फतेह जैसे लिबरल्स को सुनेंगे तो तारिक फतेह साहब तो इस तरह के लिबरल जो ऐसे एडिटोरियल लिखते हैं उनकी पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भारत के असली नेता तो मोदी जी हैं, जो बलूचिस्तान में मुसलमानों पे जो आतंक का साया मंडरा रहा है उससे शायद मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं। बट Indian liberals do not at all agree with that. So within the liberal camp, you have amazing variety, and people like Tariq Fateh have become a very big problem with India's traditional liberals, which were nurtured over the past 50 years. Maybe they say a lot of things which are correct, but only time will tell. Second, cross-border strikes. यानी सीमा पार की शल्यक प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते हैं, डिविएशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ कीपिंग सच स्ट्राइक्स कोवर्ट, ऐसी कार्रवाई को गुप्त रखने की भारत की नीति पर स्पष्ट विश्लेषण। हाउएवर इट हैज इट्स ओन डेंजर्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज रीजनल टेंशन। तो ऑथर ये कहती हैं, और ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अग्री करते हैं कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, चीन ने सारी हदें पार करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से CEPC निकाल ही दिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक। तो टेंशन बढ़ाने की जहां तक बात है, हम ये करते या हम ये नहीं करते, चीन तो लगातार घुसता जाता, तो रास्ते क्या थे? बैठ के तमाशा देखें, वो तो शायद से एक ऑप्शन नहीं होगा। 7th, विद डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री, निक्सन्स मैडमैन थ्योरी ऑफ एनी इररेशनल एक्शन सीम्स टू बी गेनिंग ग्राउंड। अंत में ऑथर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन करते हुए इस एडिटोरियल में कहती हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विजय के साथ ही निक्सन का उन्मत्त व्यक्ति सिद्धांत पुनः स्थापित होता दिखाई दे रहा है। ऑथर ये भूल जाती हैं कि रिचर्ड निक्सन खुद बहुत बड़े बड़े ऐसे क्राइम करने की वजह से उन्हें राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल वो भूल गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप्स विक्ट्री और निक्सन्स मैडमैन थ्योरी का संदर्भ इनडायरेक्टली मोदी जी के लिए दिया गया है। तो थोड़ा सा ये एक एक्सट्रीम आर्टिकल था और चेतावनी है, ध्यान रखिएगा ऐसे आर्टिकल, ये एक ओपिनियन है और पूरी तरह से अल्ट्रा लेफ्ट लीनिंग ओपिनियन है जिसके कुछ फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं। हम उन फैक्ट्स को अवश्य समझें, और यदि आप खुद एक लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल हैं तो आप पूरी चीजों से एग्री कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको पूरा अधिकार है। वी मूव ऑन टू द सेकंड, कैश नीड नॉट बी किंग। इस एडिट में अखबार मोदी सरकार के कदमों से होने वाले फायदों की बात कर रहा है। कैश नीड नॉट बी किंग दिख रहा है ना आपको मेन इमेज में, और ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल है, इसे जरूर हमें समझना है। जो अच्छा है उसकी हम तारीफ करेंगे। वॉट एवर इज गुड एंड बैलेंस्ड एज अ प्रोफेशनल और एज अ लर्नर और एज अ स्टूडेंट, यू शुड बी primarily concerned with balanced perspective. This qualifies as a balanced article. देखें इसके 7 बिंदु। सबसे पहला, गवर्नमेंट has announced an incentive package on fuel insurance policies from PSUs, train tickets and highway tolls to encourage non-cash payment. गैर नकद भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ईंधन यानी कि फ्यूल, सार्वजनिक उद्यमों से ली जाने वाली बीमा पॉलिसीज, PSU इंश्योरेंस पॉलिसीज, रेल टिकटों और महामार्गों पर टोल पर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जो कि सरकार के लिए मजबूरी भी थी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का फॉलोअप गलतियों से भरा रहा, ये तो सभी को दिख रहा है, तैयारी पूरी नहीं थी। तो सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, इस तरह के यू क्रिएट सेफ्टी एंड स्टीम रिलीज वॉल्स इन द सिस्टम, विच इज अ गुड आइडिया। सेकेंड, ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस अप टू 2000 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन वेव्ड। तो जो डबल यानी द्विघात प्रमाणन अनिवार्यता थी उनको शिथिल कर दिया गया, जिसके तहत जारीकर्ता बैंकें ऐसे ग्राहकों को भुगतान प्रमाणन समाधान प्रदान करेंगी जो रजिस्टर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें प्रत्येक लेन देन के समय कार्ड का विवरण देना आवश्यक नहीं होगा। तो बेसिकली व्हेन यू वेव द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अप टू 2000 रुपीज ट्रांजैक्शन, सो यू आर बीइंग गिवन अ पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन उन कस्टमर्स को हु विल ऑप्ट इन एंड रजिस्टर फॉर द सर्विस। तो प्रोसेस छोटी हो जाएगी और सर्विस टैक्स भी वेव किया है। उम्मीद यह है दैट द क्वांटम एंड द नंबर ऑफ टाइम्स पीपल voluntarily, happily go for cashless transaction will increase. Let us hope that happens now because there is no looking back now. Third, these changes, कौन से changes जो point 1 और 2 में बताए गए थे, will spur a change in spending habits in the economy where 95% transactions are cash based. Naturally, भारत की अर्थव्यवस्था में ये तो सभी को पता है, अभी 95% transactions पूरी तरह से cash based हैं और ऐसे में आपको ये सब लाना ही पड़ेगा। ध्यान रखें, हमारे नॉलेज पोर्टल बोधि बूस्टर में आपको डीमोनेटाइजेशन पर बहुत विस्तृत आर्टिकल, जिन्हें हम बोधि कहते हैं, अवेलेबल होंगे। आप ये सारे आर्टिकल्स
bodhibooster.com और समानांतर हिंदी bodhibooster.com पर देख सकते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है और ये एक दूसरी बोधी है, ये सब आपको हिंदी में समानांतर उपलब्ध होगा। इसका भरपूर इस्तेमाल करें। ये रहे वो दोनों बोधियां, ये बहुत ही डिटेल में बनाई गई बोधियां हैं। तो जब आप बोधी न्यूज की हमारी क्विक एनालिसिस देखते हैं, याद रखें ये चीजों को तुरंत समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग विल हैपन व्हेन यू गो फॉर डीपर रिसोर्सेस विच आर हियर। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री पोर्टल्स, इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, आप इन्हें पढ़ें। और ऑफ कोर्स इफ यू गो फॉर अ प्रीमियम सॉल्यूशन। वापस आते हैं हमारे पीपीटी पर और इस प्रेजेंटेशन का हमारा तीसरा बिंदु। तो ये डीमोनेटाइजेशन का इशू निकला था, इसलिए मैंने आपको हमारे दूसरे रिसोर्सेस के बारे में जानकारी दे दी। Fourth, cashless payments will bring more revenue to the government and could be game changers with the introduction of GST। नकद विहीन भुगतान सरकार को अधिक राजस्व दे देंगे और जीएसटी की शुरुआत के साथ ये स्थिति परिवर्तक साबित हो सकते हैं। हालांकि जीएसटी को लेकर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, भारत सरकार को अभी 6 महीने का समय सभी कंपनीज को देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट हरी to compulsorily launch the GST on 1st of April 2017. Nobody is prepared for it. GST नेटवर्क जो एक ऑनलाइन पोर्टल होगा उसे पूरा तैयार करके, अभी तो फाइनल जीएसटी लॉ लोकसभा से निकलना बाकी है, उसके बाद उस पर रूल्स बनना बाकी है, और उसके बाद मलेशिया जिसको हम एक रोल मॉडल के जैसे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए लेके चल रहे हैं, वहां 6-6 महीने का समय, 12-12 महीने का समय दिया गया था। तो यदि छोटे वेंडर्स के बिजनेस को खत्म नहीं करना है तो भारत सरकार को अभी अगस्त या सितंबर के पहले जीएसटी लाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप ले आइए, तब तक डीमोनेटाइजेशन की सुनामी भी शांत हो चुकी होगी, तो अर्थव्यवस्था को 2-2 झटके नहीं लगेंगे। Fifth, the first move towards cashless transactions was made in the 98-99 budget with the introduction of KCC, which was followed by RuPay cards much later। तो किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नकद विहीन लेन देन की दिशा का पहला कदम था जो 98-99 में उठा लिया गया था, और रूपे RUPAY बाद में आया। हालांकि हमारी सबसे बड़ी व्यवस्थागत विफलता ये रही है कि सरकार के इतने अच्छे इनिशिएटिव्स जैसे कि रूपे कार्ड्स है, या अब आपका सरकार का इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी पे बना हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इन्हें उतनी पॉपुलैरिटी ही नहीं मिल पाई है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपनी मार्केटिंग के दम पे पूरा बाजार छीन के ले जाती हैं, सरकारी कंपनियां सही ढंग की मार्केटिंग ही नहीं कर पाती हैं। I am absolutely certain that if the government of India is determined to make a difference in this and the government companies using the India Stack technology really jump in the fray, तो पेटीएम को इतनी भयंकर कंपटीशन मिल सकती है कि कोई एक तरफा बाजार रहेगा ही नहीं। अभी वो कंपटीशन नहीं मिल रही है, समस्या ये है। 6th पॉइंट, विद द न्यू पेमेंट बैंक्स विद मोबाइल वॉलेट्स कमिंग अप, हालांकि ये भी यूपीआई आने के बाद इन पे भी असर आएगा। इंडियाज ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम इज इन फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट, बिल्कुल सही है। नकद विहीन लेन देन की दिशा के बाद का पॉइंट, नई भुगतान बैंकों और मोबाइल वॉलेट्स के आने के बाद भारत के लेन देन तंत्र में एक प्रतिमान बदलाव, यानी कि कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट, पूरी तरह से मॉडल प्रारूप ही बदल जाएगा। पेमेंट्स बैंक का ध्यान रखिएगा, बहुत सी कंपनियों ने, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने पेमेंट बैंक के लाइसेंसेस तो ले लिए थे, लेकिन उसे चलाने में आने वाली दिक्कतें जब वो चालू करने का समय आया तभी पता चली। इसी वजह से कुछ कंपनियों ने पेमेंट बैंक चालू ही नहीं किए लाइसेंस लेने के बाद भी। तो हर बिजनेस की ऐसी बारीकियां पता चलती हैं। 7th, if ATM withdrawals occurred, banks could use the savings to reach millions of unbanked people। तो ये था कैश नीड नॉट बी किंग, एक बहुत ही बैलेंस एडिट, और ऐसे एडिट्स की हम हमेशा तारीफ करेंगे। वी मूव ऑन टू द थर्ड, साउथ कोरिया एट अ क्रॉस रोड। तो ये विदेश मामलों से संबंधित या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति से संबंधित एक तीसरा एडिट है। याद रखें, हम इस एडिटोरियल की द हिंदू अखबार की एनालिसिस कर रहे हैं। हेडलाइंस, वोकैबलरी वर्ड्स इत्यादि आपको news.bodhibooster.com पर मिल जाएगा, वहां पढ़ लीजिए और उसके बाद डाउनलोडेबल पीडीएफ अपने रिकॉर्ड में ले लीजिए, अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाना शुरू कीजिए। साउथ कोरिया में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें साउथ कोरिया की पूरी स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, द ज्योग्राफिकल सिचुएशन इन साउथ कोरिया। कोरिया का जो पूरा क्षेत्र है, द कंप्लीट कोरियन पेनिनसुला यानी कोई भी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो समुद्र में बहुत दूरी तक निकला हुआ, इंडियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बटा हुआ है।
द नॉर्थ कोरियन रजीम इज़ अ टोटलिटेरियन रजीम। वो पूरी तरह से एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली रजीम है। आपको पता ही है किम परिवार उसे चला रहा है पिछले 60 सालों से, और वो एक कम्युनिस्ट रजीम है। कम्युनिस्ट भी नहीं है, टोटलिटेरियन ही है पूरी तरह से। साउथ कोरिया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और एक एडवांस्ड नेशन है। अब यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति 2013 में बनी थी, पार्क ग्यून हाई, लेकिन इन्हीं की मित्र ने, जो इनके साथ ही राष्ट्रपति भवन में रहती थी, उनके सब चमचों ने मिलकर जो घोटालेबाजी की, उसके चलते इनका पूरा करियर ही दांव पे लग गया है। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि द कोरियन पेनिनसुला हैज़ अ वेरी पिक्यूलियर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। वहाँ की भू राजनीतिक स्थिति पूरी कोरियन प्रायद्वीप की बहुत जटिल है। एक तरफ चीन है जो उत्तर कोरिया को बहुत शांति से पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो पूरी तरह से दक्षिण कोरिया का मित्र है, फिर तीसरा ताइवान नीचे आ जाता है जो वन चाइना पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट से और वहाँ टेंशन पैदा हो रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र अलग अलग प्रकार के तनावों से ग्रसित है। इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। सातों बिंदु देख लें, समझ लें, तो आपको साउथ कोरिया की कहानी समझ में आ जाएगी। बेसिकली करप्शन स्कैंडल की बात है। पार्क ग्यून हाई was elected as the first woman president in 2013 and is now facing impeachment in December 2016. तो दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये तो जीके में एक एक मार्क के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। पार्क ग्यून हाई, और वर्ष 2016 में उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। शी हैड अब्यूज्ड हर पावर्स टू हेल्प हर कॉन्फिडेंट चोई सून सेल एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम कंपनीज फॉर अ फाउंडेशन। दक्षिण कोरिया में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने सारी कंपनियों का कभी ना कभी प्रोडक्ट खरीदा होगा। LG जिसका ओरिजिनल नाम लकी गोल्ड स्टार था, दैवू जिस बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक इनका व्यापार था जो पूरा कोलैप्स हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी कंपनियां, ह्यूंडई हो गई, इनको शेबोल्स कहते हैं। ये दक्षिण कोरिया की फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है। आरोप ये है कि पार्क ग्यून हाई प्रेसिडेंट की जो मित्र हैं, जो उन्हीं के साथ रहती थी, उनकी सहयोगी, उन्होंने अलग अलग चैनल से इन बड़ी बड़ी कंपनियों, दूसरी और सैकड़ों कंपनियों से अपने अलग अलग ट्रस्ट और फाउंडेशंस के लिए बहुत सारा पैसा दादागिरी से निकलवा लिया। ये बेसिक आरोप है। द क्राइसिस वॉज, थर्ड पॉइंट, द क्राइसिस वॉज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली एंड द प्रेसिडेंट नेवर बॉदर्ड टू क्लैरिफाई हर पोजिशन, देयर बाय पुटिंग हर एंटायर प्रेसिडेंटशिप इन जेओपार्डी। तो ये संकट जो हुआ, जब आरोप लगना शुरू हुए, तो राष्ट्रपति महोदया ने इस चीज़ को ढंग से संभाला नहीं, और इस वजह से संकट बढ़ता चला गया। और अब स्थिति ये आ गई कि पूरी तरह उन्होंने मीडिया से, विरोधियों से और जनता से दूरी बना ली, जिस वजह से आज उनका राष्ट्रपति पद ही खतरे में पड़ गया। फोर्थ, साउथ कोरिया की हिस्ट्री देख रहे हैं। ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी हैपेंड इन लेट 1980s। दक्षिण कोरिया में 1980 के अंत में लोकतंत्र आया। However, the rule of Park Geun-hye has not been exemplary. ग्रोथ रेट जो है GDP का वो 2.6 तक गिर गया। Sixth, her decision of deploying advanced missile system with the US help was unpopular and it increased tensions with North Korea and China also. अमेरिकी सहायता से उन्नत मिसाइल व्यवस्था तैनात करने का उनका निर्णय कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा, और इसके कारण देश का उत्तर कोरिया और चीन के साथ का तनाव बेहद बढ़ गया। याद रखें, सेम क्राइसिस क्यूबा में आई थी 1962 में, जब फिदेल कास्त्रो ने अपने साम्यवादी शासन में रूस को, सोवियत संघ को बुलाकर मिसाइलें लगवा दी थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, और तब ऐसा लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। ये एक तरह से थोड़ी सी पैरेलल सिचुएशन है, हालांकि उतनी भी इंटेंस नहीं है। तब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1962 की बात कर रहा हूँ। वो मैंने इसलिए बताया बिकॉज द टू सिचुएशंस बेयर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस एंड ऑल्सो बिकॉज Fidel Castro passed away recently, तो ये एक relevant connecting the dot insight है। 7, the constitutional court can take up to 6 months to decide whether she will have to resign or her powers could be given back। तो वहाँ का जो संवैधानिक न्यायालय है, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, अब उसके पास 6 महीने का समय है, वो तय करेगा कि उन्हें हटा दिया जाए और उन्हें फिर से सारी ताकत दे दी जाए। इस तरह से राजनीति में नए नए भूचाल दुनिया भर में आ रहे हैं। आज का हमारा चौथा क्विक एनालिसिस, दिस इज द फोर्थ क्विक एनालिसिस, अगेन फ्रॉम द सेम न्यूज़पेपर द हिंदू से ही हम ले रहे हैं। ये रहा वो एडिटोरियल पेज जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। चौथे पे आ जाएं, और ये सब आप डाउनलोडेबल PDF से ले लीजिए news.bodhibooster.com से। अ लीप इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, तो एक डिजिटल विश्व में हमने जो छलांग लगा ली है। Common Services Center, which help people apply online for a range of services, could have a much larger role to play in the coming weeks and months. देखिए, भारत में एक ऐसी सुविधा अवेलेबल है कई वर्षों से, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है,
और डीमोनेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में अचानक से ये महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है। कॉमन सर्विस सेंटर, साझा सेवा केंद्र CSC एंड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ग्राम स्तरीय उद्यमी केंद्र have been converted into banking correspondents offering banking and insurance service in the past 2 to 3 years. इन सभी को, और ये तो दसों हजार लाखों की तादाद में है, बैंकिंग सेवा प्रदाताओं में परिवर्तित किया गया है जो कि बैंकिंग और बीमा सेवाएं देते हैं। हालांकि मीडिया में हम इनके बारे में ज़्यादा कभी नहीं पढ़ते क्योंकि एक एटॉमिक लेवल पे इनका साइज बहुत छोटा है, तो वो बहुत बड़ी ग्लैमरस न्यूज़ नहीं बन पाती है, बट देयर क्यूमुलेटिव साइज इज प्रीटी सिग्निफिकेंट। The holding limits of these centers per day has been increased to 50,000 rupees. अब विमुद्रीकरण के बाद इनके प्रतिदिन की दैनिक नकदी धारण क्षमता को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया क्योंकि नेचुरली प्रेशर बहुत आ गया था नकदी के लिए। थर्ड, अवेयरनेस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड कैश डिस्पेंसेशन एट्रीब्यूट्स इज वेरी लो एज ऑफ नाउ। जैसा मैंने अभी कहा था, ये सभी CSCs और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स का अस्तित्व ही लोगों को, कईयों को पता नहीं है, खासतौर पे शहरों में, और नकदी प्रदान करने की क्षमता के बारे में जागरूकता का अभाव है। थोड़ा सा अगर सरकार ने नोटबंदी के फैसले के पहले ये सब किया होता तो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस इनके ऊपर चला जाता, चीज़ें थोड़ी और बैलेंस हो जाती। The concept of Common Service Center was approved in 2006 as part of the first National E-Governance Plan. NEGP आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो ये जो पूरा साझा सेवा केंद्रों की परिकल्पना थी वो प्रशासन योजना के रूप में आई थी, और तब वो नेशनल गवर्नेंस प्लान बना था भारत का पहला, NEGP। उसके बाद मोदी सरकार ने उसको 2015 में पूरा नया रूप दे दिया। क्या नाम दिया उसको? डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में पूरा नेशनल गवर्नेंस को एक बहुत ही ब्रॉड स्कोप दे दिया गया है। फिफ्थ, देयर आर अराउंड 2 लाख CSCs इन इंडिया। तो ये एक फिगर आप याद रखिएगा, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। Sixth, post demonetization, these centers have been assigned to participate in digital financial literacy program. तो भारत में अभी सबसे अधिक जिस शिक्षा कार्यक्रम की या प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है वो ये है, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। Indians have been remarkably resilient as far as technology is concerned. ये कहना गलत है कि भारत के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरह से अमेरिकन इंटरनेट ब्रांड भारत में कोने कोने में घुस गई हैं और अब हर व्यक्ति गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को बड़े आसानी से बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के प्रयोग करता है, तो यदि थोड़ा सा फॉर्मल एफर्ट लग जाए तो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आज दिख रही है। तैयारी का अभाव उसे बहुत एक विशाल स्वरूप, इट्स प्रेजेंटिंग द लैक ऑफ प्रायर प्रिपरेशन बिफोर 8 नवंबर हैज टर्न्ड दिस प्रॉब्लम इनटू अ डीमन लाइक मॉन्स्टर व्हिच एक्चुअली इट इज नॉट। इसी पर एक साइड नोट और दे दूं, इंडिया इज रनिंग द रियल रिस्क ऑफ टर्निंग इनटू अ डिजिटल कॉलोनी। हम अपनी डिजिटल सोवरेंटी खोने का असली खतरा अभी महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत की खुद की कोई भी बड़ी डिजिटल ब्रांड है ही नहीं। Seventh, most of the work of CSCs is done offline despite government claim that they are online. Nothing has been done to educate people in this respect. It is a great opportunity to reach the ignorant. यही इसकी समरी, इसका सार है कि इनको सही तरीके से ऑनलाइन अगर कर दिया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये हमारे पहले 4 एनालिसिस थे। अब हम इकोनॉमिक टाइम्स का एक 5वां एनालिसिस लेके हमारे एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बोधी न्यूज में हम किसी भी एक अखबार से चिपक कर नहीं रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू अ सिंगल न्यूज़पेपर फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट ट्रूथ इज नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल न्यूज़पेपर। सच्चाई, सत्य और चीजों की विवेचना किसी एक अखबार ने इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हुआ है। हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव पढ़ने ही होंगे यदि हम ये दावा करते हैं कि हमें चीजों को गहराई से समझना है, उसका विश्लेषण करना है, अदरवाइज वी विल बी जॉन्डिस्ड इन अ पर्सपेक्टिव। तो ये आज का इकोनॉमिक टाइम्स है और इसमें से एक पर्टिकुलर आर्टिकल भारत की डिफेंस पॉलिसी को लेके, ब्रदर्स इन लॉ इन आर्म्स, बड़ा ही खूबसूरत। देयर इज प्रोग्रेस इन इंडिया यूएस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, रियल प्रोग्रेस। तो ये एक मोदी सरकार की तारीफ में तथ्यात्मक आर्टिकल पेश किया जा रहा है। गुड फॉर अ चेंज। फर्स्ट, इंडिया, दो नॉट अ यूएस एलाई, इज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर, MDP। हालांकि भारत अमेरिका का मित्र देश नहीं है। मित्र देश यानी जहां उसकी आर्मी के बेस भी हों इत्यादि, जैसे दुनिया में कई जगह हैं। We are friends, but this is friend in sense of military, that America can post its troops and have certain military bases on the Indian mainland. ये तो अलाउड है ही नहीं।
परंतु फिर भी भारत अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार देश है, मेजर डिफेंस पार्टनर। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट के रूप में लिया जाएगा और इसी को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस के रूप में लेफ्ट पार्टीज या लेफ्ट लीनिंग अखबार हमेशा प्रमोट करेंगे। अब सही कौन है, गलत कौन है? लॉन्ग रन में यदि ये पॉलिसी भारत के फेवर में काम कर गई, हम चाइना को भारत में घुसने से सही मायने में रोक पाए, पीओके के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, और पाकिस्तान के कद को कंट्रोल करने में यदि इससे फायदा हुआ तो ये पॉलिसी सही रहेगी, नहीं तो ये पॉलिसी गलत हो जाएगी। तो ये आने वाले 5, 10, 15 सालों में ही पता चलेगा। इट सिग्निफाइज रियल डिफेंस डील्स, प्रोजेक्ट्स एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्सेस। तो ये एमडीपी स्टेटस दरअसल बताता क्या है? इसका अर्थ है वास्तविक रक्षा सौदे, सिर्फ बातें नहीं, सेमिनार्स नहीं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं, परियोजनाएं और उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुंच। थर्ड, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वांटेड इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ 4 टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एनएसजी, एमटीसीआर, वासेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। अमेरिकी प्रशासन ये चाहता था कि भारत कम से कम 4 टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासनों, एनएसजी, एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बने। एनएसजी और एमटीसीआर की तो पूरी कहानी हमें पता ही है और वहां से अब हमें कितना फायदा होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था। फोर्थ, इंडिया वांटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इट्स एस्टैब्लिश साइंटिफिक क्रेडेंशियल स्ट्रेंथन इट्स केस। भारत प्रौद्योगिकी तक पहुंच जाता है तो उससे काफी साल कम हो जाते हैं ना, आप इंडिजिनियसली भी डेवलप कर सकते हो। जैसे इसरो ने कंप्लीट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत में खुद विकसित की क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन उसमें समय बहुत चला जाता है और स्थापित वैज्ञानिक साख। इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश साइंटिफिक क्रेडेंशियल, ऑल्दो अ वार्निंग बेल इज इन द पास्ट 50 years or rather past 40 years, China has really leapfrogged into the 21st century with extremely intense investments in R&D, which India is not able to cope up with right now. Fifth, US has 2 arms control lists, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन, ये बिल्कुल लिख के याद कर लेना भैया, ITAR, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट यानी वहां का विदेश विभाग ITAR को कंट्रोल करता है, अंतर्राष्ट्रीय हथियार यातायात विनियम, एंड एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन EAR, निर्यात प्रशासन विनियम, जो कि वाणिज्य विभाग के तहत आता है। द यूएस हैज एग्रीड टू ऑफिशियली अमेंड द EAR टू इंसर्ट द स्पेशल एमडीपी कैटेगरी विद इंडिया एज द फर्स्ट एंट्रेंट। एनएसजी के लिए भी यूएस के दबाव से ही भारत को सारी रिलैक्सेशंस मिले थे और EAR के लिए भी एमडीपी कैटेगरी का रिलैक्सेशन अमेरिका भारत को देना चाहता है। अमेरिका किसी भी सिविलाइजेशनल फ्रेंडशिप के तहत ये सब नहीं कर रहा, अमेरिका का कमर्शियल इंटरेस्ट है। लॉन्ग रन में अमेरिका चाइना के साथ तो मिलिट्री पार्टनरशिप ऐसी कर नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे दूर होता जा रहा है क्योंकि पिछले 20 सालों का अनुभव बहुत बिगड़ गया। जहां तक अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट था तब तक सब ठीक था, तो अब बचा भारत, और भारत के साथ इंडियन ओशन रीजन में भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए यह जरूरी शायद हो। आखिरी पॉइंट, इंडिया एंड यूएस एग्रीड टू बिल्ड अ फाइटर जेट अंडर मेक इन इंडिया। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसको इतना शायद प्रमुखता से अभी तक समझा नहीं गया है। Then a generic authorization to the entire project would be enough to transfer the required sensitive and dual use items. तो भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों पे ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसे अवश्य आप समझ लीजिएगा, ये सारे बिंदु डाउनलोड भी कीजिएगा। सुपर रिच कंटेंट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ऑन news.bodhibooster.com। रोज इस पर आएं और भरपूर इसका लाभ लें। साथ ही साथ ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले कहा, नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर का संपूर्ण इस्तेमाल करें। समानांतर सेवा हिंदी में भी पूरी उपलब्ध है, इस तरह की सेवा बहुत कम आपको मिलेगी, सो प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट। कुछ और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल जो आए हैं जिनको हम आने वाले दिनों में भी लेंगे और भी नए लेते चलेंगे। ये इकोनॉमिक टाइम्स है, ये आप इंडियन एक्सप्रेस देख रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज वी विल कीप रोटेटिंग द सोर्सेस ऑफ विजडम। We do not believe that wisdom is the proprietary property of a single newspaper. Contrary to that, the truth is this: you have different sources which must be used. We will also go into business standard, हम ये भी देखेंगे, और इस तरह रोटेशन बेसिस पर आपको सारी चीजें मिलती चलेंगी। बोधी बूस्टर पोर्टल का पूरा इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बोधी समाचारों के इस अंक में मेरी तरफ से इतना ही। शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। Remember, Bodhi News is precise and time-saving and a very rich compilation of useful resources. As of now, please give me permission. We will meet very soon. Namaste. Jai Hind.